हेलो स्टूडेंट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले। तो देखिए, तो हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करना है। तो थोड़ा सा उसका ब्रशअप ले लेते हैं और मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कब करना है और एडिशन कब करना है। अगर मान के चलो, अगर आपके पास कोई टास्क को कंप्लीट करना है, कोई भी टास्क होगा उसको कंप्लीट करना है, तो उसमें अगर सब टास्क 1 है और सब टास्क 2 है, ठीक है, सब टास्क 2 है ना। तो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि सब टास्क 1 को करने के आपके पास m वेज है और सब टास्क 2 को करने के आपके पास n वेज है, तो इसका मतलब पूरा टास्क कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होगा m इंटू एन होगा। क्या होगा? m इंटू एन होगा। तो जब तक आपका कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लिकेशन करते जाना। क्या करते जाना? मल्टीप्लिकेशन। यानी टोटल टास्क जो बना है ना, ये सब टास्क 1 और सब टास्क 2 से बना है। तो जब तक अपना टोटल टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। जैसे मैंने आपको और एक एग्जांपल इसका ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर्स ऑफ 3 digit numbers, find the numbers of 3 digit numbers in which all digits are distinct and odd, and number is multiple of 5। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो ध्यान से सुनना, आपको 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है और उस 3 डिजिट नंबर्स में सभी नंबर ऑड होने चाहिए और वो जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो देखो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास 3 वैकेंट स्पेस लेनी पड़ेंगी, है ना। अब कोई भी नंबर अगर 5 का मल्टीपल होगा तो लास्ट उस नंबर के डिजिट में लास्ट में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए ना फिर। यानी ये वाला पोजीशन आपका फिक्स हो जाएगा, करेक्ट। तो ये फर्स्ट पोजीशन है हमारा। तो यहाँ पे फिर 5 रखने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एक ही होगा ना, क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। तो लास्ट में हमने 5 को रख दिया और वो बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर में सिर्फ ऑड डिजिट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑड डिजिट्स होनी चाहिए। ऑड डिजिट्स यानी ऑड डिजिट्स क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो इनका यूज करके हम लोग 3 डिजिट नंबर बनाने वाले। तो 3 डिजिट नंबर अगर 5 का मल्टीपल होगा तो लास्ट वाला पोजीशन तो कंपल्सरी 5 आना चाहिए ना। वहाँ पे लास्ट वाले नंबर में कंपल्सरी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो उसको करने कितने वेज है? एक ही वे। चलो अब हम लोग सेकंड पोजीशन को भरेंगे। अब देखो, अब हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे कितने ऑड डिजिट्स देखो, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से तो 5 यहाँ पे चला गया। अब बचे कितने? 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पर जो डिजिट रखेगा वो आउट ऑफ 4 होगा ना। तो यहाँ पे रखने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ पे रखने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4। अब ये बचे 5 को छोड़ के बचे हुए 4 नंबर में से एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर कितने बचे? 3। तो तीसरी जगह पर 3 नंबर को रखने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। देखो, जब मैंने 5 यहाँ पे रखा, 5 को रखने के नंबर ऑफ वेज एक ही था। 5 को छोड़ के 1, 3, 7, 9 सेकंड पोजीशन पर रखने के 4 वेज थे और 1, 3, 7, 9 में से एक नंबर अगर सेकंड पोजीशन पर आ गया तो थर्ड पोजीशन पर रखने के कितने वेज थे? 3। अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहना। तो इसका मतलब इन सब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पूरा टास्क 3 डिजिट नंबर बनाने का पूरा टास्क कंप्लीट करने के कितने वेज होंगे? 12 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? 12 वेज होंगे। अरे बस सर में, तो ये होता है हमारा असल में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब
मैं आपको समझाता हूँ एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो एडिशन प्रिंसिपल, नाउ विल डिस्कस द एडिशन प्रिंसिपल। अब देखो क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल, क्या होता है। अगर मान के चलो, मैंने आपको अगर एग्जांपल दे दिया एडिशन प्रिंसिपल के लिए, एक मान लो एक स्कूल है और स्कूल से बाहर निकलने के लिए आपके पास गेट्स है। मान लो ये वाला गेट नंबर 1 है, ये वाला गेट नंबर 2 है, और इधर एक ऐसा गेट है, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, करेक्ट। अब मुझको आप बताओ, आपका टास्क है टू गेट आउट ऑफ द स्कूल। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आपका टास्क है, टास्क टू गेट आउट ऑफ द स्कूल, टू गेट आउट ऑफ स्कूल, ये आपका टास्क है टू गेट आउट ऑफ स्कूल। स्कूल से बाहर निकलना हमारा टास्क, बाहर निकलना हमारा टास्क है। ओके, अब मुझको बताओ फिर कितने तरीके से आप स्कूल से बाहर निकल सकते हो। देखो अगर मैंने गेट 1 से जाऊंगा, तो गेट 1 से जाऊंगा तो नंबर ऑफ वेज कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। हाँ, लेकिन एक याद रखना कि ना गेट 1 से जब मैं बाहर जाऊंगा ना तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा था ना तो भी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं था, तो मुझको आगे आगे बढ़ते जाना था, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा था। लेकिन आप कोई भी गेट उठा लो, उस गेट को चूज करोगे ना तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब इसको कैसे बोलना है, अगर मैं गेट 1 से बाहर जाऊंगा तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं तो और डालना पड़ेगा ना वर्ड और अगर मैं गेट 2 से बाहर गया तब भी मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो गेट 2 से बाहर जाने का नंबर ऑफ वे कितना है, 1 ही है। फिर से और बोल दो, अब यहाँ पे एंड नहीं होगा, और होगा, क्योंकि टास्क कंप्लीट हो रहा है ना। एंड कब लगता है, जब तक टास्क इनकम्प्लीट है। देखो यहाँ पे मैंने 5 को फिल कर दिया, एंड सेकंड पोजीशन एंड, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, करेक्ट। या मैं गेट नंबर 3 से होके गेट नंबर 4 से बाहर निकल जाऊंगा, तो उसको करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1 ही होगा ना। तो इसका मतलब जब भी और लगेगा तब एडिशन यूज करना। एडिशन में क्या होता है ना कि एक चीज करने से आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है और दूसरा चीज करने से भी आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो उसको और से लेना, एडिशन से लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको करने के नंबर ऑफ वेज जो होंगे ना वो एडिशन से लिखा जाएगा। 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, मेरे पास 3 हो जाएंगे। तो आ रही बात समझ में। तो एडिशन प्रिंसिपल कब लगाना है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब लगाना है, इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो यानी अब मेमोराइज करने के लिए बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन साइन क्या बोलता है। गो ऑन डूइंग द मल्टीप्लिकेशन अंटिल टास्क इज कंप्लीट। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आप मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। एडिशन क्या होता है ना, जब टास्क कंप्लीट होके आप आगे बढ़ते हो, टास्क कंप्लीट होके जब आगे बढ़ते हो तब एडिशन हो जाता है, ध्यान रखना इसकी तरफ। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जितने एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से कंसेप्ट को समझेगा। ओके, अगर मान लो एक एग्जांपल के थ्रू को समझाता हूँ। अगर मान लो आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, और दिल्ली और मुंबई के बीच में 9 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेशन है। स्टेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेशन है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 6 पर्सन जो है वो ट्रेन में चढ़ते। अब देखो आपका ट्रेन जा रहा है दिल्ली से बॉम्बे, बीच में 6 दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, तो 6% ट्रेन में चढ़ जाते है ना। और उनके पास, उन 6% के पास विथ डिफरेंट टिकट्स, उनके पास अलग अलग टिकट्स, अलग अलग यानी अलग अलग स्टेशन का। 6% में से 1% 3rd स्टेशन पर उतर सकता है, या 6 स्टेशन पर उतर सकता है, या 9 स्टेशन पर उतर सकता है। यानी हर एक पैसेंजर अलग अलग स्टेशन पर उतरेगा, तो उनके पास अलग अलग टिकट होंगी ना फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी देखो, हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट्स,
हाउ मेनी डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट्स कैन दे हैव, तो उनके पास कौन कौन से डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स हो सकते हैं, इसका ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, उनके पास कौन कौन से डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट होंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना आप पहले क्या करो, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स उस जर्नी में कितने हो सकते हो वो निकाल सकते हो। कैसे, देखो अगर मैंने दिल्ली से स्टार्ट कर दिया ट्रेन, तो मुंबई के लिए जा रहा हूँ, तो दिल्ली फर्स्ट होगा यहाँ पे 1, मुंबई के लिए जा रहा हूँ, दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन होगा दिल्ली का और लास्ट में मुंबई का स्टेशन हो जाएगा, और इनके बीच में 9 स्टेशन है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बॉम्बे का लास्ट का स्टेशन होगा 10th स्टेशन होगा बॉम्बे का लास्ट का। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ हम लोग टिकट निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट निकाल सकते हैं। देखो, तो अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो मेरे पास 10 टिकट्स होंगे, यानी 10 को मिला के एक टिकट हो जाएगा, वो वाला 10 स्टेशन का एक टिकट पकड़ सकता हूँ, है ना। तो 10 टिकट से भी मेरा टास्क कंप्लीट हो सकता है। अगर किसी को बॉम्बे जाना है, 6 में से किसी पर्सन को बॉम्बे जाना है, तो उसको 10 टिकट लगेंगे। अगर कोई 9th स्टेशन पर उतरेगा तो 9 टिकट, ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे, 55 अप टू 1 तक, है ना, अप टू 1 तक 55, है ना। 55 टिकट हो जाएंगे टोटल दिल्ली से बॉम्बे के लिए, हर एक स्टेशन का पकड़ के मैं बोल रहा हूँ, 55 टिकट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉम्बिनेशन वाला केस। अब आपको क्या करना है ना, 6 पर्सन से आपके पास, तो उनके पास कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट हो सकते हैं, तो उसको कैसे करना पड़ेगा। टोटल टिकट है 55, आउट ऑफ 55 आपको 6 टिकट को सिलेक्ट करना है। तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बस कॉम्बिनेशन का यूज करके, मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, तो वो आपका यहाँ पे करना है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? ओके, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखो और एक क्वेश्चन कैसा है, मैं अब मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है आगे। A room has 9 doors. A room has 9 doors. Number of ways such that man enters through one door and exits through another door। देखो एक रूम है, उस रूम को 9 दरवाजे हैं, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ वेज सच दैट अ मैन एंटर्स थ्रू वन डोर। मैन क्या करेगा, एक डोर से अंदर आएगा, एंड एग्जिट थ्रू अनदर डोर, यानी जिस डोर से अंदर आएगा उसी डोर से वो एग्जिट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन समझाता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है। देखो विजुअलाइजेशन से बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक ऐसा कोई तो घर है, उसको 9 दरवाजे है ना। ऐसे हम लोग इसको पकड़ के चलते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब कोई पर्सन अगर इस डोर से अंदर आ गया, तो इसी डोर से एग्जिट नहीं करेगा, मे बी किसी भी डोर से एग्जिट हो सकता है ना। तो इसको करने के 2 तरीके, तो आपके पास वैकेंट स्पेस दो होंगे। एक होगा एंट्रेंस का दरवाजा और एक होगा एग्जिट का दरवाजा। तो बताओ टोटल कितने दरवाजे, 9 है। तो इस वाली जगह को भरने के लिए कितने वेज हो सकते हैं, इसको 9 हो सकते हैं ना। इसको 9 का मतलब क्या होता है, वो आदमी किसी भी 9 दरवाजे में से किसी भी एक दरवाजे से अंदर आ सकता है, तो ये एंट्रेंस हो गया। तो इसके करने के 9 वेज हो गए। लेकिन अभी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ टास्क कंप्लीट। अब टास्क अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एग्जिट भी करना चाहिए ना। तो एग्जिट करते वक्त क्या होगा, एक दरवाजे से एंटर किया तो उसी दरवाजे से वो बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब एग्जिट करते वक्त, अब दरवाजे कितने बचे, 8,
तो 8 में से कौन से भी दरवाजे से बाहर निकल सकता है, तो उसके करने के वेज कितने होंगे 8। अब टास्क कंप्लीट हो गया तो इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, तो इसको करने के आपके पास लगभग 72 वेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 72 वेज हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 वेज हो जाएंगे, करेक्ट। ओके और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लो एक कार है, मेरे पास ऐसा कार है, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई कार है। अब कार में आगे 2 सीट्स है और पीछे 3 सीट्स है। पीछे कितने? 3 सीट्स है ना। तो एक सीट पर तो आपका ड्राइवर होगा, एक सीट पर आपका ड्राइवर होगा। तो ऐसे इस सीट्स पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 5। ड्राइवर को पकड़ के 5 लोग बैठ सकते हैं ना, करेक्ट। अब ऐसे 5 पर्सन जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, 5 पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आपको दे दिया कि उसमें से एक ड्राइव नहीं कर सकता। वन कांट ड्राइव, वन कांट ड्राइव, तो एक उसमें से ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, कि उन पैसेंजर का या उन लोगों का नाम ऐसे लिख लेता हूँ, A B C D और E है, ठीक है। तो अब वो पूछेगा कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा 5 लोगों का। तो 5 लोगों का नाम है ABCD। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने सीट्स है? सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है आपको, 5 सीट्स है ना। तो ड्राइवर वाला जो सीट है, ड्राइवर वाला जो सीट है उसमें कौन बैठ सकता है? देखो 5 में से 4 लोग ड्राइव कर सकते हैं, एक आदमी ड्राइव नहीं कर सकता। तो ड्राइवर वाली सीट में बिठाने के लिए आउट ऑफ 4 लेना पड़ेगा ना। आउट ऑफ 4 कोई भी बैठ सकता है, तो उसको करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 होंगे। तो ड्राइवर सीट पर बैठने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई। अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना है आपको। अब सेकंड पोजीशन पर देखो, अब चार जगह बची है। उन 4 जगह को हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4। ये सीट का नंबर है और लोगों का नाम है ABCD। ओके, अब 4 जगह बची है ना। तो सीट नंबर 1 पर देखो 5 में से तो एक आदमी चला गया एज अ ड्राइवर। अब सीट नंबर 1 पर कितने लोग बचे? अब 4 में से कोई तो एक बैठेगा, तो उसको करने नंबर वे 4 होंगे। अब सीट नंबर 2 पर कौन बैठेगा? अब 3 लोग बचे, 3 में से तो कोई एक बैठेगा। सीट नंबर 3 पर कौन बैठेगा? 2 लोग, तो 2 में से कोई तो एक बैठेगा, मल्टीप्लाई। और लास्ट में एक वे होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब निकल के आएगा 96। यानी उस सीट पर लोगों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से जाएंगे, तो 96 वेज होंगे। क्या होंगे? 96 वेज होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज letters in how many ways letters of the word knife can be arranged such that vowels are at terminal positions. Vowels are at terminal positions. देखो नाइफ में से जो वर्ड है उससे आपको अरेंज करके कुछ वर्ड्स बनाने, लेकिन टर्मिनल पोजीशन में एक्सट्रीम एंड पर वॉवेल्स आनी चाहिए। अब बताओ इसमें वॉवेल्स कौन कौन आ रहा है? अब इसमें वॉवेल्स आ रहे आई और ई। इनको आप रख दो टर्मिनल पोजीशन पर, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने देखो 1 2 3 4 और 5 है। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 वैकेंट स्पेस को बनाएंगे। अब क्या करना है ना, टर्मिनल पोजीशन पर तो आपको वॉवेल्स को रख देना है, आई और ये जगह आपकी फिक्स हो गई। अब इसको हाथ मत लगाना, ये आपकी जगह फिक्स हो गई है ना। अब इसको कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ। देखो अब हमारे पास वॉवेल्स 2 थे। अब देखो ये पहली जो जगह है यहाँ पे वॉवेल्स 2 थे,
अब इस पहली जगह पर आई या ई में से कोई भी बैठ सकता है, तो इसको करने के नंबर वेज कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन इस जगह पर देखो, अगर आपने इस जगह पर आई रखा तो इस जगह पर ई ही बचेगा ना, तो उसको रखने के नंबर वेज कितने होंगे? 1 होंगे, करेक्ट। अगर इसको आपने पकड़ लिया 2, तो इसको इधर रखने के लिए नंबर वेज 1 हो जाएंगे, बराबर। अब आपका टास्क है कि बीच में बचे हुए 3 जगह पर आप कौन कौन से लेटर्स रखोगे। तो देखो आई और ई निकल गया, तो के एन एफ बचा। क्या बचा? के एन एफ बचा, के एन एफ बचा। अब के एन एफ बचा, इसका मतलब इस जगह पर देखो के एन एफ में से, के एन एफ में से तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो उसको करने के नंबर वेज कितने होंगे फिर मेरे? 3 होंगे मल्टीप्लाई। अभी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अब 3 में से एक डिजिट यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास डिजिट 2 बचे, तो उसको रखने के 2 तरीके हैं, और यहाँ पे 1 ही बचा, तो उसको रखने का तरीका एक ही है। तो बस हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब टोटल ऐसे अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12 वेज, बराबर। इसको रखने के तरीके होंगे 12, करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ओके। अब देखो, और एक चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लीनियर परम्यूटेशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ लीनियर परम्यूटेशन। अब देखो लीनियर परम्यूटेशन क्या होता है। अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, लीनियर परम्यूटेशन बोल रहा हूँ, और उनको रखना है आपको n प्लेसेस पर रखना है, अरेंजमेंट उनका n प्लेसेस पर करना है, अरेंजमेंट उनका n प्लेसेस पर करना है। देखो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और उनका अरेंजमेंट n प्लेसेस पर करना है, तो कैसे करोगे आप? तो बहुत ही आसान है। देखो अगर मेरे पास ऐसे कुछ, तो n नंबर ऑफ प्लेसेस है, n नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे करते करते nth प्लेस हो जाएगा, और ये होगा n-1th प्लेस हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे n नंबर ऑफ प्लेसेस है, करेक्ट। तो n नंबर ऑफ प्लेसेस को, तो n नंबर ऑफ प्लेसेस पर मुझको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट प्लेस पर क्या होगा? n में से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? n। अब सेकंड प्लेस पर n में से एक ऑब्जेक्ट चला गया फर्स्ट पोजीशन पर, तो कितने ऑब्जेक्ट बचे? n-1। तो सेकंड पोजीशन भरने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? n-1। थर्ड को लिखेंगे n-2। ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो लास्ट के पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने के तरीके 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब इसको अगर देखेंगे तो यही हो गया ना हमारा 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे ना, ऐसे अप टू n-1 × n। इसी को बोला जाता है n फैक्टोरियल। क्या बोला जाता है इसको? n फैक्टोरियल। और यही कंसेप्ट होता है लीनियर परम्यूटेशन का। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस पर अगर अरेंज करना है, तो उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। क्या आंसर होता है? n फैक्टोरियल। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? अगर ये सेम आ गया तो इसका आंसर n फैक्टर होता है, इसका याद रखना है ना। अगर आपको क्वेश्चन बोला कि कोई तो वर्ड है पंच, कोई तो वर्ड है पंच, ओके। अब इन डिजिट्स का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने, पांचों डिजिट्स का यूज करके, तो सभी के सभी यूज कर रहे हैं ना आप। तो पांचों डिजिट्स का यूज करके देखो, यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 डिजिट्स यानी 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। 5 डिजिट्स यानी 5 डिस्टिंक्ट यानी एक दूसरे के पूरा का पूरा अलग 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और उनसे हमको बनाना है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर यानी मेरे पास कितने प्लेसेस होंगे? n प्लेसेस होंगे ना अरेंजमेंट के लिए, यानी n 5 प्लेसेस होंगे अरेंजमेंट के लिए। तो देखो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके 5 प्लेसेस का अरेंजमेंट करना है, तो इसका आंसर सिंपली निकल के आएगा 5 फैक्टोरियल। अभी तो बताया ना मैंने, NPN 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना इसका आंसर, ओके। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके। तो अगर रिपीटेशन हो तो क्या करेंगे? अगर मान के चलो कोई तो वर्ड लिखा है यहाँ पे IIT JEE ऐसे वर्ड लिखा है, अब कितने डिजिट्स होंगे इसमें? 6 हो जाएंगे। तो 6 डिजिट को यूज करके 6 डिजिट का वर्ड अगर आपको बनाना है, 6 डिजिट का, यहाँ पे नंबर या वर्ड बोल दो, चलो इसको वर्ड बोल दो, नंबर नहीं वर्ड है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो
6 डिजिट्स का यूज़ करके आप 6 डिजिट का वर्ड बनाना चाहते हो तो उसको करने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टर। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो वाला काउंट करो। देखो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो नीचे से 2 फैक्टर से डिवाइड करो। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो उसके लिए भी 2 फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो ये हमारा परम्यूटेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, ये वाला पार्ट मैंने आपको पिछले बार पढ़ाया था। ओके, और एक चीज़ होती है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और एक चीज़ होती है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ना, उसी को कॉम्बिनेशन बोल रहा था ना मैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स out of n distinct things। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले बार पढ़ाया था, n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r थिंग्स को सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं, सिलेक्ट। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बस परम्यूटेशन, ये वाला फॉर्मूला तो परम्यूटेशन का होता है ना, तो परम्यूटेशन के फॉर्मूले को आप r फैक्टर से डिवाइड कर देना। इसको ऐसे लिखा जाता है ना, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बस ये वाला तरीका वहाँ पे उसका होता है, समझिए बात। तो इससे अगर परम्यूटेशन की करने जाएंगे तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, है ना। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बता दो। क्या है, समझ लो आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्टेड r ऑब्जेक्ट्स को, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड r ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने r प्लेसेस पर अरेंज कर दिया तो उसका आंसर कितना होगा, r फैक्टोरियल होगा ना। फिर उसी को तो बोलते हैं परम्यूटेशन, करेक्ट। इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ओके, नाउ कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के। मिक्स्ड क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको। देखो मेरे पास 3 लोग हैं, राम, आम और श्याम। मेरे पास ऐसे 3 लोग हैं, राम, आम और श्याम, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन पर्सन। देखो टोटल लोग कितने मेरे पास, 3 है। 3 में से एक पर्सन को चूज कैसे करोगे आप, 3C1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 निकल के आएगा ना। ये वाला पार्ट हमने पिछली बार सॉल्व किया था कॉम्बिनेशन को, यानी ऊपर वाला नंबर क्या करना है, नीचे जितना दिया ना उतने टाइम लिखते जाना है आपको। अगर 3C2 होता तो 3 × 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 3 × 1 3 एक बार लिखना है और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। ऐसे इसको करेंगे, ये आपको मालूम है, ये बहुत ही आसान पार्ट है। यानी ये याद रखना बहुत आसान है। देखो 3 लोगों में से एक आदमी को आपको चूज करना है, तो उसको कैसे करोगे, कितने वेज होंगे, 3 ही वेज होंगे ना। आप तो एक तो राम चूज करो, आम को चूज करो या शाम को चूज करो, तो सिलेक्शन कितने होंगे, 3 ही होंगे ना आपके। फिर 3 वेज होंगे सिलेक्शन के, एक पर्सन को सिलेक्ट करने के 3 वेज हो जाएंगे, बराबर। अब चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पर्सन। अब देखो आपके पास 3 लोग हैं, 3 लोगों में से एट ए टाइम आपको 2 लोग चूज करना है, तो 3C2 होगा, कितना होगा, 3C2 होगा, करेक्ट। लेकिन अब 3C2 को सॉल्व कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। तो नीचे 2 है तो 3 को 2 बार लिखो, 3 × 2, नीचे 2 फैक्टर होगा, तो इसका आंसर होगा 3 वेज। तो ये भी लॉजिकल आपको समझ में आ सकता है। 3 वेज कैसे आ गया, देखो 3 में से आप 2 लोगों को चूज करना है। 2 लोगों को कैसे चूज करो, एक तो आप राम और आम को चूज करो, आम या शाम को चूज करो, या शाम या राम को चूज करो। बस इस तरीके से 3 वेज हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको आगे बढ़ा के मैं आपको बोलूंगा, देखो क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग
3%। अब मुझको बताओ, 3 लोगों में से 3 लोग चूज कर रहे हो तो एक ही तरीका होगा ना उसका करने का, वन वे होगा ना। समझ बात क्या बोल रहा हूँ? कैसे भी चूज करो, राम आम शाम चूज करो, उल्टा यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि शाम राम और आम चूज करो, यानी वो ऑर्डर के लिए जा रहा हो ना आप, ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा, ये सिर्फ सिलेक्ट करना है। राम को सिलेक्ट कर लिया, शाम को सिलेक्ट कर लिया, आम को सिलेक्ट कर लिया एक ही बार में 3 लोगों को, तो उसे करने नंबर ऑफ वेज एक ही हो जाएगा फिर। तो इसी से आपको फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं ना। अगर फॉर्मूला होगा NC1 तो आंसर N होगा। फॉर्मूला अगर NCN होगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, NCN। ठीक है, ठीक है। अब देखो और कुछ क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। देखो मेरे पास फिर से वही लोग है, राम आम और शाम, है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन में लेवल बढ़ा देता हूँ। देखो अब वो क्या बोल रहा है कि आपको 2 पहले पर्सन चूज करना है, सिलेक्टिंग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब 3 में से आपको 2 लोगों को चूज करना है, सिलेक्टिंग 2 पीपल या 2 पर्सन, सिलेक्टिंग 2 पर्सन एंड sending them in east and west direction, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो राम आम और शाम के 3 लोग हैं आपके पास, उसमें से 2 लोगों को चूज करना है। तो वो 2 लोगों को चूज करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। वो क्या होगा आंसर हमारा 3C2 हो जाएगा। लेकिन रुको, अभी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए आप करो मल्टीप्लीकेशन। अरे वो समय अब वो क्या बोल रहे हैं कि सेंडिंग देम इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, सेंडिंग देम इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अरेंजमेंट आ रहा है। अब ये अरेंजमेंट आ रहा है ना, अरेंजमेंट यानी क्या है, 2 लोगों को आपने चूज कर लिया। मान लो आपने राम और आम को चूज कर लिया, तो राम को भेज दो ईस्ट डायरेक्शन में और आम को भेज दो वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब ये अरेंजमेंट का आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने 2 लोग चूज किए, आपने 2 लोग चूज किए और उन 2 लोगों को 2 जगह पर फिक्स कर दो। तो इसका मतलब R लोगों को R प्लेसेस पर अरेंज करने का कितना होता है आंसर परम्यूटेशन का, R फैक्टोरियल। तो 2 लोगों को 2 जगह पर अरेंज कर देना है, तो उसका परम्यूटेशन क्या होगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ बात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter words, 4-letter word that can be formed using alphabets from the word history, such that each word contain 2 vowels, each word contains 2 vowels, देखो आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, किससे? आपको हिस्ट्री से बना देना है, हिस्ट्री की अल्फाबेट यूज करके। लेकिन हर एक वर्ड में 2 तो वॉवेल होनी चाहिए। अब बताओ हिस्ट्री जो वर्ड है उसमें से वॉवेल कौन कौन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से? आई और ओ यहाँ पे 2 वॉवेल्स है, तो हर वर्ड में 2 वॉवेल्स आनी चाहिए। लेकिन अब क्या करना है, देखो पहले आई और ओ है ना। चलो अब मेरे पास 4 लेटर का हमको वर्ड यहाँ पे बनाना है। 4 लेटर बोलो डिजिट बोलो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नंबर जैसे होता है। चलो 4 लेटर का आपको यहाँ पे वर्ड बना देना है। तो मुझको आप बात बताओ यहाँ पे पहले जो हमारे पास वॉवेल से आई और ओ,
इन दोनों को आपको हिस्ट्री वर्ड में से चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो बोल रहा है ईच वर्ड मस्ट कंटेन 2 वॉवेल्स। तो इसका मतलब 2 वॉवेल में से आपको 2 ही वॉवेल चूज करना है, करेक्ट। अभी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाय। अब देखो आई और ओ को निकाल दोगे तो कितने आपके पास वर्ड बच रहे, लेटर बच रहे आपके पास 1 2 3 4 और 5, 5 लेटर बच रहे हैं। तो 5 लेटर में से अब आपको 2 को चूज करना है। क्यों, क्योंकि 2 जगह तो आपकी वॉवेल्स नहीं ली ना, अब बचे हुए 5 लेटर में से 2 जगह बचेंगे, क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने 2 जगह पर वॉवेल रखा तो बचा हुआ 2 ही जगह होगा ना, तो 5 लेटर में से 2 लेटर को आपको चूज करना है। इनटू अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, अब उसने वॉवेल्स कहाँ रखोगे या बचे हुए 2 लेटर्स आप कहाँ रखोगे, इनका अरेंजमेंट कुछ बोला कि उसने नहीं बोला। तो इसका मतलब 4 जगह है, 4 जगह पर ये 4 लेटर्स कहीं भी अरेंज कर सकते हो, तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 4 फैक्टोरियल, और इसका आंसर अगर हमारा 240 वेज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, 240 वेज हो जाएगा, ठीक है। इवन तो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में वो लेटर के लिए डिजिट बोल रहा था ना, लेकिन उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ उसको समझो, ठीक है, कंसेप्ट को समझो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से ढंग से करोगे तो मैं जो तरीका समझ रहा हूँ उससे करोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी। एक टेबल है ऐसा, रेक्टेंगुलर टेबल, आपको एक टेबल दे दिया, रेक्टेंगुलर टेबल आपको दे दिया, और वो बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर टेबल में 18 लोग बैठने वाले, 18 लोग बैठने वाले, तो 18 कुर्सी लगेंगी, लेकिन वो कंडीशन बोल रहा है कि 9 लोग ऑन ईच साइड होनी चाहिए, यानी इस साइड में 9 लोग और इस साइड में 9 लोग, है ना। ये टेबल का कौन सा साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये टेबल का कौन सा होगा, राइट हैंड साइड। वो बोल रहा है कि 9 लोग इस साइड में होना चाहिए, गिवन है, और 9 लोग इस साइड में होने चाहिए, ये गिवन है, ऑन ईच साइड। लेकिन और एक कंडीशन बोला है उसने, और एक कंडीशन बोला है, गिवन दे दिया उसने, और एक कंडीशन है, वो बोल रहा है कि 4 पीपल, 4 person want to sit, 4 person want to sit on left side only, on left side only। देखो 18 में से 4 लोग ना, देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर टेबल है, उन टेबल के ईच साइड पर 9 लोग आने चाहिए, वो बोल रहा है, कंडीशन है। पर वो बोल रहा है कि उन 18 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं कि वो बोलते थे कि हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही बैठना है। तो इसका मतलब क्या होगा ना, मैं यहाँ पे कुर्सियाँ दिखा देता हूँ आपको, कुर्सियाँ कैसी होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये लास्ट की जो 4 कुर्सियाँ है ना, लास्ट की 4 लेफ्ट हैंड साइड की, यहाँ पे वो 4 लोग बैठेंगे जो जिद कर रहे हैं ना मुझको वहीं पे बैठना है करके, तो वो लोग वहाँ पे बैठेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल लोग कितने हैं, 9 में से आपको 4 लोग को ऐसे चूज करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बैठे। तो पहले वो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको 9 लोगों में से 4 लोगों को चूज करना है, तो दैट इज 9C4 हो जाएगा। अभी हमारा टास्क कंप्लीट हुआ क्या, बाकी लोगों को भी बैठाना है ना आपको, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, आपने 9 लोगों में से 4 लोगों को ऐसे चूज किया कि वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठेंगे, लेकिन इन 4 लोगों का इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा ना। इन 4 लोगों में से इस कुर्सी पर, पहले कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर कौन बैठेगा, इस पर कौन बैठेगा, इस पर कौन बैठेगा, तो वो अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल का, क्योंकि 4 लोग बैठेंगे 4 जगह पर, तो अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल, उनका अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल। चलो तो ये तो 4 लोगों का अरेंजमेंट खत्म हो गया। अब ये 4 लोगों का अरेंजमेंट एक बार खत्म हो गया, अब हमारे पास बच्चे, देखो आपके पास टोटल कितने लोग थे, 18 लोगों में से तो 4 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। अब लोग कितने बचे, 14 बचे ना अब लोग। अब 14 लोगों का 14 जगह पर अरेंजमेंट कितना होगा। अब यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं करना है आपको, 14 लोगों में से कोई सिलेक्शन नहीं करना है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो 14 लोगों को 14 जगह पर अरेंजमेंट कैसे करोगे, 14 फैक्टोरियल से। कितना करोगे, 14 फैक्टोरियल से। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा।
ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देर आर 6 मैरिड कपल्स, देर आर 6 मैरिड कपल्स, 6 मैरिड कपल्स है। हाउ मेनी मिक्स्ड डबल, हाउ मेनी मिक्स्ड डबल टेनिस, how many mixed double tennis games, can be played such that no husband and wife can play in the same game, अब वो क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे को समझे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, ये एक 6 मैरिड कपल्स है, मेरे पास 6 मैरिड कपल्स है। तो उन 6 मैरिड कपल यूज करके हाउ मेनी मिक्स्ड डबल टेनिस मालूम है ना आपको, जेंट्स और लेडीज मिक्स, उसको बोलते हैं मिक्स्ड डबल टेनिस गेम्स, कैन बी प्लेड सच दैट नो हस्बैंड एंड वाइफ कैन प्ले इन द सेम गेम, यानी हस्बैंड और वाइफ सेम गेम में होने नहीं चाहिए। तो आपको पहले मैं समझाता हूँ मिक्स डबल टेनिस क्या होता है। ये अपना कोर्ट होता है टेनिस का, तो आपके बीच में नेट आएगा, तो आपने मान के चलो, एक आपने चूज किया मेन 1, मेन 2 और वाइफ 1 और वाइफ 2। लेकिन एक याद रखना, ये जो मेन है ना, इसकी वाइफ नहीं है, और ये भी मैंने इसकी वाइफ नहीं है, करेक्ट, इसकी वाइफ नहीं है, ये दूसरी की वाइफ है। ये आदमी अलग है, या ये भी आदमी अलग है, ये वाइफ अलग है दूसरी की, ये वाइफ अलग है ना। इसको बोलते हैं मिक्स डबल। हाँ, ये जरूर नहीं कि M1 के साथ W1 ही खेलेगी या M2 के साथ W2 खेलेगी, ये उसमें भी इंटरचेंज हो सकता है ना। तो इसमें टोटल कितने तरीके आ सकते हैं, M1 के साथ W2 वाइफ खेल सकती है दूसरे की, किसी की तो वी डोंट नो, और M2 के साथ वो W1 खेल सकती है। लेकिन अगर तो इसका मतलब मिक्स डबल के ये तरीके कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो एक्चुअली क्या होगा ना, देखिए एक्चुअली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि 6 मैरिड कपल्स है, तो उसमें से एट अ टाइम ये 2 वेज पॉसिबल है, ये 2 वेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे गेम को करने के लिए। तो 6 मैरिड कपल में से ये 2 वेज आप सिलेक्ट करो गेम को करने के लिए, करेक्ट, गेम को करने के लिए, यानी ये 2 तरह की गेम हो सकती है, इसके अलावा कोई गेम हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखो क्या करना है आपको, अब क्या करो, अब 6 मैरिड कपल्स है मेरे पास, 6 मैरिड कपल्स है। अब उसमें से कोई तो मेन और लेडी आप सिलेक्ट करो, यानी 2 लोगों को सिलेक्ट करोगे, यानी 6 मैरिड कपल में से आपको 2 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसको बोलूँगा मैं, मान लो M1 W1 बोल दूंगा, है ना। ये आदमी अलग है, ये औरत अलग है, इनका हस्बैंड वाइफ अलग अलग है। अब लोग कितने बचे हैं, 4। अब 4 में से और 2 को सिलेक्ट कर लो, ये हो जाएंगे हमारे M2 W2, है ना। अब ये अब तक टास्क कंप्लीट नहीं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब ये देखो, हमने ये वाला चूज कर लिए, है ना। अब चूज करने के बाद यही 2 तरीके का गेम हो सकता है, एक तो इस तरीके का, नहीं तो इस तरीके का। तो फिर ये अरेंजमेंट का आ गया ना, इस तरीके से अरेंजमेंट करके गेम हो सकता है, इस तरीके अरेंजमेंट करके गेम हो सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट का आंसर कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, बस हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन, देयर आर n points on a circle joining, there are n points on a circle joining these points, there are n points on
सर्कल जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड। सर्कल पर n पॉइंट से n पॉइंट को जोड़ के सर्कल बन रहा है, तो उस सर्कल पर कितने स्ट्रेट लाइन पॉसिबल हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि देखो ये कोई तो सर्कल है, उसमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स से सर्कल बन रहा है। अब पॉइंट्स का यूज करके पहले आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो बताओ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट लगेंगे? 2 पॉइंट। कोई तो 2 पॉइंट जोड़ लो तो बन गई स्ट्रेट लाइन हमारी, है ना। 2 पॉइंट बोल लो, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हमारे पास n पॉइंट्स है, n पॉइंट में से दो पॉइंट को चूज करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी ना वो एक ही तरीके की होगी, उसमें कोई अरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तो इसका मतलब एक ही तरीके इसमें पॉसिबल है, तो इसका मल्टीपल बाय 1 फैक्टोरियल होगा। उसी तरीके से अगर सर्कल होगा, पहले का मैंने आंसर दे दिया NC2, और n पॉइंट को जोड़कर सर्कल बन रहा है, तो ट्रायंगल बनाना है। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? तो इसका मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट लगेंगे। तो अब काम करो, n पॉइंट में से 3 पॉइंट को चूज कर लो, तो एक ही ट्रायंगल बन जाएगा एक तरीके का। कोई अलग वेरिएशन का ट्रायंगल नहीं बनेगा इसमें, तो इसमें कोई अरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इसलिए 1 फैक्टर का हो जाएगा पार्ट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, देर आर 10 पॉइंट्स in a plane out of which 5 are collinear। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। वो बोल रहा है कि कितने ट्रायंगल बना सकते हो आप। और दूसरा है हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड। देखो 10 पॉइंट्स है, 5 कोलिनियर है और बाकी कोलिनियर नहीं है। तो इसका मतलब कोलिनियर में एक लाइन पर 1 2 3 4 5 ये कोलिनियर है, और बाकी कहीं भी रखो आप इसको, है ना। तो एक पहले कुछ चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए कि आपको ट्रायंगल बनाना है। लेकिन कितने पॉइंट लगते हैं ट्रायंगल को बनाने के? 3 पॉइंट लगते हैं ना। तो मेरे पास कितने पॉइंट है? 10। तो मैं पहले क्या करूँगा, 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट को चूज कर लूँगा, है ना। 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट को चूज कर लूँगा, इससे एक ही तरीके का ट्रायंगल बनेगा, एक ही बनेगा 1 फैक्टोरियल। इसका कोई अरेंजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन देखो ये उसमें से वो बोल रहा है कि 5 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब इन 5 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगा, सिर्फ ये जो 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, इससे ट्रायंगल बनेगा। तो इसका मतलब 10 से 3 में से ट्रायंगल नहीं बनेगा, उससे आपको जिस पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना उसको हटाना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना, उससे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो ये होगा इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास बन जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। अब सेकंड पॉइंट, स्ट्रेट लाइन बनाना। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट को चूज करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये जो नॉन लीनियर पॉइंट्स है ना, नॉन लीनियर है ना, इससे ही हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इससे हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन इस 5 पॉइंट में से ना
5 पॉइंट में से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। देखो एक बनेगा लेकिन वो पाँचों का पाँचों पॉइंट को कवर करेगा। एट ए टाइम 2 पॉइंट हम लोग ले नहीं सकते ना उसमें। इससे इस 5 पॉइंट में से एक ही स्ट्रेट बनेगा लेकिन उसमें से 2 पॉइंट हम लोग चूज नहीं कर सकते। इसका मतलब 5 कोलिनियर पॉइंट में से 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, सारे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 10 यानी 2 पॉइंट चूज करोगे आप 10 पॉइंट में से, लेकिन माइनस कर दो जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स है ना उसके 2 पॉइंट्स आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन पाँचों के पाँचों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तो जरूर बनेगी, तो उसको ऐड करना पड़ेगा +1। बस इतने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास हो जाएंगे। करेक्ट है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और कुछ हैंडशेक वाले हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो हैंडशेक वाले एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो देर आर 20 persons in a hall. How many different हॉल में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट हैंडशेक्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी डिफरेंट हैंडशेक्स आर पॉसिबल। देखो 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को मिला के कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है। तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 20 लोग में से कितने हैंडशेक पॉसिबल है वो तो बाद में होगा, लेकिन पहले हैंडशेक करने के लिए 20 में से कोई भी 2 लोग को आपको चूज करना पड़ेगा ना। 2 लोग आएंगे तभी हैंडशेक होगा। तो 20 में से 2 लोग को चूज करो और उनमें से एक टाइप का ही हैंडशेक होगा, कोई अलग टाइप का तो नहीं होगा। तो उसका मतलब अरेंजमेंट तो होगा 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके करने के 190 वेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 190 वेज। करेक्ट। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप। उसी तरीके से और एक क्वेश्चन है, 20 persons in a hall and each gives a greeting card to another. Each one gives a greeting card to another. Then how many exchanges are possible? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 20 लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देने वाले, तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। तो पहली चीज क्या करना है, ग्रीटिंग कार्ड को देना है तो पहले 20 लोगों में से कोई 2 लोग तो सिलेक्ट करो। हाँ, अब ग्रीटिंग कार्ड्स का एक्सचेंज कैसा होगा ना, अब देखो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अब दोनों भी लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दे देंगे तो उसको करने के कितने वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज 2 हो जाएंगे ना। यानी पहला पर्सन दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देगा, दूसरा भी पहले को ग्रीटिंग कार्ड दे देगा, तो उसको वो ग्रीटिंग कार्ड देने के 2 वेज हो गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको सॉल्व करो आप। चलो करेक्ट। अब देखो, अब हम लोग नया मेथड पढ़ने वाले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो होता है ग्रुपिंग मेथड। क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड। दैट इज नोन एज द ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड होता है। अब ये ग्रुपिंग मेथड में एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इसमें कभी कभी आपको प्रॉब्लम आ जाता है ग्रुपिंग मेथड में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो ग्रुपिंग मेथड होता है उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। देखो देर आर 3 different physics books and 2 different chemistry books and 4 different maths books. If they are to be arranged in a row such that, अगर उनको रो में अरेंज करना है, such that books of same object are kept
together, books of same object are kept together in, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, in how many ways can this be done, in how many ways can this be done। आप इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो आपके पास 3 डिफरेंट फिजिक्स की बुक्स है, 2 डिफरेंट केमिस्ट्री की बुक्स है और 4 डिफरेंट मैथ्स की बुक्स है। अगर उनको रो में अरेंज करना है, लेकिन किस तरीके से, सच दैट सेम सब्जेक्ट के बुक्स एक साथ रखना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो रो में रखना है ना। पहले आप काम करो, एक ऐसा कुछ तो बॉक्स है, इसमें फिजिक्स के बुक रखो अलग अलग, P1 P2 और P3, और उसके बाद केमिस्ट्री की बुक रखो C1 C2, और उसके बाद मैथ्स की बुक रखो M1 M2 M3 और M4, है ना। ऐसे गठरी होते हैं ना, गठरी जैसे, उसको बांध के रखो ऐसे। तो थ्री डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, 2 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स और 4 डिफरेंट मैथ्स बुक्स, ऐसे हमारे पास बुक्स है। 3 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 4 मैथ्स बुक है। उनको रो में अरेंज करना है, लेकिन किस तरीके से अरेंज करना है कि सेम बुक एक साथ आनी चाहिए। अब देखो पहली चीज़ क्या है ना, पहली चीज़ क्या है, आप काम करो, अब इन तीनों ग्रुप को एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो। तो ये पहला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो कितनी जगह बन गई रो में, 3 जगह बन गई। तो 3 जगह पर ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 3 फैक्टर होगा। पहले ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये बॉक्स पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल है। अब इनका अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट, कलर यूज कर रहा हूँ मैं, इंटरनल अरेंजमेंट देखो, ये फिजिक्स के बुक इंटरनल अरेंज हो सकता है ना, P1 पहले P2 बाद में, P3 बाद में, या उल्टा सुल्टा भी कर सकते हो। तो इंटरनल अरेंजमेंट का क्या होगा, 3 फैक्टोरियल का होगा। केमिस्ट्री के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, और मैथ्स का अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल का। बस ये वाला होता है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुप को एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, याद रखना। उसका तो यहाँ पे दिखाया मैंने आंसर आपको, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं। ग्रुपिंग मेथड तो हमने समझ लिया, और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, देयर आर 4 boys and 4 girls, and they are to be seated, and they are to be seated, and they are to be seated in a row। 4 बॉयज और 4 गर्ल को रो में रखना है, इन अ रो। in how many ways, in how many ways, in how many ways can they be arranged, in how many ways can they be arranged if boys are at odd places, boys are at odd places and girls are at even places, and girls are at even places। देखो 4 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, उनको कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो। अगर कंडीशन डाला है कि बॉयज ऑड प्लेसेस पर आने चाहिए और गर्ल्स इवन प्लेसेस पर आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बॉयज ऑड प्लेस पर आने चाहिए, यानी B1 B2 B3 और B4, और गर्ल्स आनी चाहिए यहाँ पे इवन प्लेसेस पर, G1 G2 G3 एंड G4। तो इसको करने के तरीके कितने होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
तो बॉयज़ ने 4 जगह को ऑक्यूपाई कर दिया, तो 4 जगह को अगर ऑक्यूपाई कर दिया बॉयज़ ने, तो 4 बॉयज़ को 4 जगह पर अरेंज करने का वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। टास्क कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, मल्टीप्लाई। अब क्या है ना कि ये गर्ल जो है उनको 4 जगह पर अरेंज कर देना है, तो उनको 4 जगह पर अरेंज करने का 4 गर्ल को कितना होगा, वेज 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब कितने आंसर आ गया हमारा 576। अलग अलग तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 576 वेज से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। अब चलो इसमें और भी क्वेश्चन वो ऐड कर सकता है, कैसे, इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर टू सिट अल्टरनेटिवली का मतलब यही कॉम्बिनेशन हो गया ना, सिर्फ वर्ड चेंज कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, वर्ड चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो वही बन गया। हाँ, इसमें से और कुछ क्वेश्चन को वेरी कर सकता है वो, देखो ऐसे, इफ नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, इफ नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, यानी 2 गर्ल एक साथ बैठनी नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉयज़ का अरेंजमेंट करके ले लेते हैं, वो तो आसान है ना, 2 गर्ल तो एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए बॉयज़ का अरेंजमेंट हम लोग करके ले लेते हैं। अब देखो, नो गर्ल शुड सिट टुगेदर, अब गर्ल को कहाँ पे रखोगे आप, इसलिए ना इसका एक मेथड बताता हूँ मैं आपको, गैप मेथड बताता हूँ। गैप मेथड, क्रॉस कर देना है, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, 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 यहाँ पे क्रॉस लगा दो। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4, एक क्रॉस हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो 2 गर्ल यहाँ बैठ सकती है, या वो यहाँ बैठ सकती है, या वो यहाँ बैठ सकती है, करेक्ट। इस तरीके से उनका अरेंजमेंट हो सकता है 2 गर्ल्स का। तो पहले काम करो आप, 2 गर्ल्स में 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट करना है ना आपको, 4 गर्ल्स, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। तो 4 गर्ल्स कहीं भी बैठ सकते हैं ना, देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ बैठ सकती है, लेकिन 2 गर्ल एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन बोल रहा है ना वो। तो पहले काम करना पड़ेगा आपको, तो कितने क्रॉस है मेरे पास, गर्ल्स को अरेंज करना है, बॉयज़ का अरेंजमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, गर्ल्स का अरेंज करना है। तो कितनी जगह आपके पास, कितने क्रॉस है, 5। तो 5 क्रॉस में से 4 ऐसे क्रॉस चूज करो कि वहाँ पे गर्ल बैठ जाएंगे। फिर वो 4 गर्ल्स को 4 प्लेसेस अपने चूज करिए, तो उनका अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा, 4 प्लेसेस पर 4 गर्ल यानी 4 फैक्टोरियल। और बॉयज़ की तरफ आते हैं, और 4 प्लेसेस पर 4 बॉयज़ का इंटरनल अरेंजमेंट यानी 4 फैक्टोरियल होगा। ये हमारा आंसर होगा, करेक्ट। ओके, इसी का आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ा देते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways not all girls are together, all girls are together, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब मुझको बताओ पहली चीज, 4 बॉयज को 4 जगह पर रखना है और 4 गर्ल्स को 4 जगह पर रखना है, तो इसका यानी टोटल 8 जगह हो गए ना। तो 8 जगह पर आपको, 8 प्लेसेस पर आपको बॉयज गर्ल में से, 8 बॉयज गर्ल में से किसी को कहीं भी रख सकते हो ना। तो उनको रखने का तरीका क्या हो जाएगा, 8 पर्सन्स ऑन 8 प्लेसेस का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट गर्ल्स आर टुगेदर। अगर मान के चलो, अगर गर्ल्स टुगेदर होती क्या होता, G1 G2 G3 G4। अब गर्ल्स टुगेदर तो ऑटोमेटिकली बॉयज भी टुगेदर आ जाएंगे, और B4, करेक्ट। अब मुझको बताओ, ये कंडीशन होना नहीं चाहिए बोल रहा है वो। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने होंगे, 8 बॉयज गर्ल को मिला के 8 जगह पर अरेंजमेंट क्या होगा, 8 फैक्टोरियल का। माइनस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट आपको, ये वाला अरेंजमेंट माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वही नहीं चाहता ना वो। तो बताओ यहाँ पे गर्ल्स कितनी जगह पर बैठी है, एक जगह पर बैठी है एक साथ। तो इस गर्ल्स को ग्रुप करेंगे एक साथ में, तो इसको एक ही चीज़ बोलेंगे,
और बॉयज़ को देखो 1 2 3 4। तो पहली चीज़ क्या होगा ना, ये जो गर्ल्स का ग्रुप है वो एक हो गया और बॉयज़ 1 2 3 4 हो गए, यानी 5 लोग हो गए टोटल। गर्ल्स के ग्रुप को एक लोग बोल दो और 5 लोग हो गए टोटल। तो इसका मतलब क्या होगा ना कि 5 लोगों को 5 जगह पर कहीं भी बैठा सकते हो, तो उसका वे होगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इनटू ये गर्ल्स का इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकता है ना, 4 फैक्टोरियल। ये वाला केस 8 फैक्टर से आप माइनस कर दो, बस आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपका परम्यूटेशन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और याद रखना कि अगले वीक में मे बी ऑन वेंसडे 27 आपको नोटिस दिया जाएगा। कल आपका नेंडी कैशकुस का फुल लेंथ टेस्ट होगा। आज से मैं मैथ्स की वीडियो का अब सभी टॉपिक ऐड करते जाऊँगा। थोड़ा सा मुझको लेसन प्लान बनाने के लिए टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। अब मेरा लेसन प्लान खत्म हो चुका है। अब मैं हर रोज़ वीडियो डालना शुरू करूँगा। एटलीस्ट मैथ्स के 3 to 4 चैप्टर डालूंगा मैं हर रोज़। और नेक्स्ट वीक में आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा नियर ऑन वेंसडे 27। तब तक ये वीडियो देखना बंद मत कीजिएगा। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर सिलेबस। तो उसी के साथ मैंने फिजिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए। फिजिक्स के थोड़े से टॉपिक में कंप्लीट करके दे दूंगा आपको, और केमिस्ट्री के टॉपिक से वो भी मैं आपको साइमल्टेनियस डालते जाऊँगा। और अगले हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट वेंसडे 27 को हमने प्लान किया है, उसमें भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।